नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ आप देख रहे हैं कोलकाता से जुड़ रहे हैं पंकज बिस्वास जी, वरिष्ठ पत्रकार। उनका अपना चैनल भी है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू सर। पंकज जी, कुछ घटनाएं घटी हैं जो थोड़ा-सा चिंता में डालने वाली हैं। एक तो ये 2 जगहों पर क्लैश होना प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले। पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जुटना, आपस में मारपीट, पथराव, बमबाजी, इसके अलावा 100 बम बरामद होना। ऐसा लगता है जैसे पहले फेज के मतदान के बाद से टीएमसी कुछ दूसरे ही मूड में आ गई है। टीएमसी के गुंडे और 100 बम बरामद होना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आतंकियों की कोई सेल भी बना ली है और कुछ और ही इरादे हैं इनके? कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है सेकंड फेज का ये मतदान? सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया था जिसके वजह से लग रहा है कि कट गया था मेरा नेटवर्क। कोई बात नहीं, वो तो एडिट हो जाएगा। जी हाँ जी सर, जरा सवाल अगर फिर से करते तो सर। पंकज जी, जो क्लैश जी। हुए हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, बमबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, इसके अलावा 100 बम बरामद हुए हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसकी जो एक दिशा समझ में आ रही है सबकी, और 93% के आसपास टर्नआउट हुआ है, उससे टीएमसी बौखला गई है और सेकंड फेज में कुछ हिंसा की आशंका पैदा हो रही है? सर 100%, क्योंकि टीएमसी जो जीतती है वो हिंसा के मतलब बदौलत ही तो जीतती है। उनका तो मतलब ममता बनर्जी से लेकर निचले तबके के जो नेता हैं, निचले स्तर के, तृणमूल स्तर के जो नेता हैं, सारे वो भय की राजनीति ही करते हैं। देखिए, आपको पता होगा, वो काफी फेमस हुआ था, जरूर आपको पता होगा कि ममता बनर्जी ने करीब 1 महीने पहले जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी कोलकाता में, तब उन्होंने बताया था कि एक कम्युनिटी है जो 1 सेकेंड उनको लगेगा कि हिंदुओं को बर्बाद करने में, तो वो तो डर की राजनीति ही करती है। अभी भी उन्होंने 3-4 दिन पहले एक पब्लिक रैली में कोलकाता में उन्होंने बताया कि मैं अगर वापस आ गई तो इस बार जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर से पत्रकार हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो ममता बनर्जी को लगता है कि जो उनके फेवर में नहीं है, उनको उन्होंने बाकायदे कहा है कि वो लड्डू खिलाएंगे, नारियल के लड्डू। तो वो नारियल के लड्डू, एक्चुअली इनर मीनिंग उसका कुछ और है। अभिषेक बनर्जी, आपको पता होगा, अभिषेक बनर्जी भी 1 सप्ताह पहले उन्होंने बताया है, उन्होंने एक धमकी दी है, कहा है कि इस बार अगर मैं ममता बनर्जी की तरह अच्छा नहीं हूँ, मैं अगर इस बार वापस आ गया, मतलब अगर पार्टी वापस आ गई, तो मैं इस बार डीजे बजाऊंगा। तो डीजे बजाने का मतलब क्या है, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि 2021 में डीजे बजाया गया था। और ये डीजे जो शब्द है, इसको कॉइन किया था वो ज्योतिप्रिय मल्लिक ने, जो खाने के घोटाले में, जो राशन घोटाले में जो गिरफ्तार हुए थे। तो उन्होंने भी बताया था, बोला था कि 2021 में वो डीजे बजाएंगे। तो डीजे, उनका डीजे बजाने से कितने कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, वो तो हम लोगों ने देखा है। हम लोगों पे भी बहुत सारे केस हुआ है यहाँ पे बंगाल में,
बहुत सारे पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, यूट्यूबर गिरफ्तार हुए हैं। तो ये दिस इज वेरी कॉमन इन वेस्ट बंगाल, ये डर की जो राजनीति है ममता बनर्जी की। और उनको पता है कि बीजेपी जो है फर्स्ट फेज में कहीं ना कहीं 100 से आसपास बीजेपी को सीट आने वाला है, 100 से 110 के बीच में। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है उनका कहना है कि 120 के आसपास जा सकती है बीजेपी। बट थिंग इज दैट कि हम लोगों का मानना है कि 110 कम से कम तो बीजेपी इस बार आएगी। तो जिसके वजह से ममता बनर्जी को भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस बार। फर्स्ट फेज में उनके हाथ से पूरा मामला निकल चुका है और 142 सीट है सेकेंड फेज में। और मैक्सिमम हम लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट फेज में भी टीएमसी को 40 के आसपास सीट आना चाहिए। तो अगर पावर में आना है तो और ममता बनर्जी को 110 लाना पड़ेगा 142 के अंदर, जो बहुत हार्ड दिखता है फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन जो भी हो, सरकार तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई सत्ता जाने नहीं देना चाहता है। तो जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे कि जितने से ज्यादा सीट हो सके वो लाए। और ममता बनर्जी ने परसों कहा है भवानीपुर के रैली से कि अगर इस बार बीजेपी मतलब 100 से ज्यादा पार कर गई तो बीजेपी कहीं तोड़ जोड़ के सरकार बना लेगी। और इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, बीजेपी टीएमसी को सरकार में एकदम क्लीन स्वीप से लाइए, नहीं तो बीजेपी पार्टी तोड़ के सरकार बना लेगी। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डर है, इस बार उनकी हालत बहुत पस्त है। तो अल्टीमेटली देखते हैं सर, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। पंकज जी, आपने 2 बयानों का जिक्र किया है। एक ममता बनर्जी का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 1 सेकंड में वो हिंदुओं को खत्म कर देंगे, और दूसरा अभिषेक बनर्जी का बयान। तो इन बयानों ने क्या ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं को एकजुट नहीं कर दिया है इस बार? और दूसरे इसी से संबंधित एक सवाल है, ये जानकारी मिल रही है कि जिस कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था, उस कोलकाता की धड़कनें भी इस बार कुछ और बयान कर रही हैं। सर बात तो सही है, क्योंकि बीजेपी का कोलकाता में खाता खुलना मुश्किल था। 2021 में भी कोलकाता से बीजेपी का कोई खाता खुला नहीं था, अच्छा रिजल्ट था नहीं, और बुरी तरीके से बीजेपी हारी थी। यहाँ बहुत सारे सीट में, जैसे चौरंगी हो गया, बेलीघाटा हो गया, जहाँ 70-70 हजार का फासला था, कहीं 60-65 हजार का फासला था दोनों पार्टियों में। और ये विधानसभा के हिसाब से बहुत बड़ा फासला माना जाता है। तो लोकसभा में ही 50-60 हजार का अगर फासला आ जाता है दो पार्टी में, तो उसको एक अच्छा विक्ट्री माना जाता है। तो इस हिसाब से बीजेपी की हालत बहुत खराब थी। लेकिन 2024 में हमने पहली बार देखा कि बीजेपी यहाँ 45 वार्ड्स में, करीब 40 से ऊपर वार्ड में, 45 वार्ड में बीजेपी जो है बढ़त लेके आई थी 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। तो उसी समय से लग रहा था कि बीजेपी इस बार कोलकाता में उनको अच्छा वोट मिलने के आसार हैं 2026 इलेक्शन में, क्योंकि लोकसभा से कुछ ना कुछ समझ में आता है। क्योंकि लोकसभा में ये होता है कि लोग ज्यादा बीजेपी को वोट करते हैं, टीएमसी को कम करते हैं, क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है। अगर टीएमसी 42 सीटों से जीत भी गई तो सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वहां लोगों को लगने लगा, क्योंकि लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं आगे आके कोलकाता में भी। तो उसी समय से ममता बनर्जी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी हुई थी। आपको पता होगा कि 2024 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने एक फरमान लाया था कि कोलकाता में जितने भी ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। क्योंकि ठेले वाले, खोमचे वाले ज्यादातर जो है वो नॉन बंगाली हैं और लोकल नहीं है। एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी, कोई 10 साल कोई 20 साल यहाँ आके काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगा कि इस बार कोलकाता का माहौल बिगड़ रहा है उनके लिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाद में वो तो उससे पलट गई, ज्यादा कार्रवाई उस पर हुआ नहीं। लेकिन उसी समय से हम लोगों को लग रहा था कि इस बार बीजेपी को कोलकाता में अच्छा सीट आएगा। और अभी जो लग रहा है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार सकती हैं। इसके अलावा मानिकतला बीजेपी को मिल सकता है, जहां से तापस रॉय खड़े हुए हैं जो टीएमसी से ही थे। और चौरंगी भी बीजेपी को हो सकता है। ओवरऑल 5 से 6 सीटें बीजेपी को इस बार आ सकता है। क्या इसका भी फर्क पड़ा है? आरजीकर की जो पीड़िता थी उसकी मां को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और एक दृश्य भी देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखें डबडबा आई। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, टच करती हैं लोगों को। सर इमोशनली तो बहुत टच करता है, लेकिन सर अभया की जो माँ है वो फिनोमिनल कैरेक्टर है।
बीजेपी ने इससे पहले जितने भी नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर को पार्टी में लाया था, किसी ने ना इस तरीके से कैंपेन किया, ना इस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट में। आपको पता होगा कि बीजेपी ने इससे पहले कृष्णनगर में राजमाता को खड़ा किया था, लेकिन 2024 के बाद उनको वो दिखती भी नहीं है पार्टी में। और संदेश खाली आंदोलन की जो रेखा पात्रा को लाया था, वो भी ज्यादा, उससे भी बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ नहीं। लेकिन अभया की जो माँ है, वो फिनोमिनल कैरेक्टर है। शी इज रियली वर्किंग हार्ड और जीतने के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी बेटी को जो अभी तक न्याय नहीं मिला, उनको, उनके परिवार को जो न्याय नहीं मिला, वो न्याय मिले। और वो उनके जज्बे से भी दिखता है। बहुत अच्छा कैंपेन कर रही है। और नॉट ओनली दैट, उस सीट के वजह से नॉर्थ 24 परगना में सर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, जिस इलाके में बीजेपी कमजोर थी, इन सभी जगहों को बीजेपी एक तगड़ा, वहां पे इमोशनल बूस्ट मिला है अभया की माँ की वजह से। और ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनकी माँ मतलब अभया की माँ खड़ी हुई है पार्टी के लिए। और अच्छा वो कैंपेन कर रही है, इमोशनल कैंपेन कर रही है, न्याय मांग रही है, जिसका फायदा बीजेपी को कोलकाता और उसके सराउंडिंग जिलों में, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हावड़ा, हुगली, यहाँ भी बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमोशनल टच मिला है। एक बार एडवांटेज तो इससे जरूर मिला है। एक सीन हमने आपने देखा था, प्रधानमंत्री हुगली में एक नौका पर सवार हैं, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में हावड़ा ब्रिज। इसके अलावा उन्होंने कुछ सुबह सैर करने वालों से बातचीत की, एक शादी समारोह में पहुंच गए, उन्होंने जो है झाल मुड़ी खाई। ये सब चीजें जो हैं, ये आम आदमी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, एक प्रभाव पड़ता है इनका। सर, आम आदमी पे कितना प्रभाव पड़ता है ये तो पता नहीं, लेकिन चुनाव के वक्त ये सब करना तो बहुत आम बात है और करना भी चाहिए। हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत अच्छा बनता है। और बंगाल में हेडलाइन मैनेजमेंट का बहुत यहाँ पे चुनाव के समय इसका इफेक्ट तो जरूर दिखता है, क्योंकि ममता बनर्जी यही सब करती है। कभी कभी अनशन बोलती है, कुछ अनशन करती है, और घंटा उल्टा मतलब लटका के वो बजाने लगती है, नारियल फेंक के मारने लगती है। ये तो ममता बनर्जी का स्टाइल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। और एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बंगाल के, जो बंगाल का कल्चर है, इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये नौका विहार हो गया, झालमुड़ी खाना हो गया, मंदिर में जाना हो गया। मुझे लगता है कि बंगाल के कल्चर के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा कंप्लेन है टीएमसी का कि दे आर आउटसाइडर्स, और बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं। वो अपनी संस्कृति हम पे लादना चाहते हैं। तो ये टीएमसी का एक नैरेटिव है, जिसको बीजेपी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उसको काउंटर कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से काउंटर कर रहे हैं उसको। आपको पता होगा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी आएगी तो यहाँ मच्छी खाने नहीं देगी, बंद कर देगी, यहाँ मछली बंद कर देंगी। उसके बाद हमने देखा कि अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं। बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के बहुत सारे नेता है, मछली लेके प्रचार कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है, और बीजेपी हर खेमे में इस बार अच्छे तरीके से लड़ रही है। अब आते हैं सीटों पर। अगर हम 2021 का देखें तो 77 में से 59 सीटें फर्स्ट फेज के इलेक्शन के क्षेत्र थे, उनसे बीजेपी की आई थी। और जो सेकंड फेज में 142 सीटों के लिए मतदान होने वाला है 29 को, यहां से केवल 18 सीटें मिली थी। अगर बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, जो दिख भी रहा है, बहुत सारे समीक्षकों का कहना है कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लोग वोकल हैं, कह रहे हैं, पहली बार खुल करके कहने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो क्या ये जो 142 सीटों के लिए अब अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है, इसमें बीजेपी उम्मीद करे कि जिन क्षेत्रों में उसको कामयाबी नहीं मिली थी, इस बार उसको वहां भी कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तो सर मिलना तो तय है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ जिले हैं जो फर्स्ट फेज में भी कुछ कुछ जिले थे, 2021 के हिसाब से देखें तो वहां भी बीजेपी का अच्छा रिजल्ट नहीं था। और 2021 के बाद खास करके बीरभूम इलाके में, और आपका पुरुलिया इलाके में, बीरभूम, पुरुलिया, और है आपका झारग्राम, इस इलाके में बीजेपी को 2024 में भी काफी नुकसान सहना पड़ा था।
तो अभी सिचुएशन बदल गया है। बीरभूम और आपका बीरभूम, झारग्राम, पुरुलिया, इस सब इलाके में बीजेपी ने फिर कमबैक किया बहुत अच्छी तरीके से। 2024 में हुगली में भी बीजेपी वो डाउनफॉल आया था। 2021 के बाद बहुत जगह बीजेपी के हाथ से निकल गया था पॉलिटिकली। तो बीजेपी ने वहाँ अच्छी तरीके से काम किया है और उन सभी जगहों पे रिकवर भी किया है बहुत अच्छे तरीके से, जो चुनावी नतीजों में दिखेगा आगे। और सेकंड फेज की अगर बात करें तो वहाँ सेकंड फेज में हुगली है ऑब्वियसली, हावड़ा है। हावड़ा में अभी भी बीजेपी थोड़ा-सा कमज़ोर दिख रहा है कुछ-कुछ इलाकों में। साउथ 24 परगना में कुछ-कुछ इलाकों में बीजेपी कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल साउथ 24 परगना में मुझे अब भी लगता है कि टीएमसी का जो वो रिज़ल्ट होगा, वो बीजेपी की तुलना में अभी भी अच्छा होगा। लेकिन हुगली में बीजेपी ने कमबैक किया है। नदिया तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ज़ोन बराबर था, अभी भी है। नदिया में मुझे लगता है कि सिर्फ 3 सीटें मैक्सिमम टीएमसी को आ सकता है, वो है आपका चापड़ा विधानसभा, पलासीपाड़ा, तेहट्टो। इन 3 विधानसभा को छोड़ के बाकी इलाकों में बीजेपी का ही नदिया में डोमिनेंस रहेगा। और अगर उत्तर 24 परगना की बात करें, जो सबसे बड़ा जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ बीजेपी को 15 से 18 सीटें आ सकती हैं। मैक्सिमम सीटें आएँगी आपका बनगाँव सब डिवीज़न से, और बनगाँव सब डिवीज़न से मैक्सिमम सीटें आएँगी। इसके अलावा आपका बैरकपुर सब डिवीज़न से कुछ सीटें आएँगी, जैसे कि आपका जगदल हो गया, नुआपाड़ा हो गया, और ग्रेटर कोलकाता इलाके में दमदम सीट मुझे लगता है कि आना चाहिए, बारासात आना चाहिए, और हावड़ा की सीटें आनी चाहिए। उस इलाके से और 2-3 सीट बीजेपी को मिलेगा। और बसीरहाट, जो कि मुस्लिम प्रभावित इलाका ज़्यादा है, मुस्लिम डोमिनेंस वहाँ है, लेकिन वहाँ से भी मुझे लगता है कि बसीरहाट उत्तर और हिंगलगंज तो आना चाहिए, और संदेशखाली में भी कांटे की टक्कर है, किसी को भी सीट मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्टेबल जगह में रहेगा इस बार, और 150 प्लस ही रहेगा, 160-165 तक बीजेपी जा सकती है, अभी तक जो रुझान है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से जो बात है, उनका कहना है कि इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा। मैंने 2-3 दिन पहले बिप्लब देव से बात किया था, तो उन्होंने बताया कि उनका कहना है कि बीजेपी को इस बार 170 से नीचे नहीं आएगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है, बट आंकड़ों के हिसाब से अभी भी लगता है कि बीजेपी 160, 165, 170 तक जा सकती है। बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने दी है पंकज जी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से 100 बम बरामद हो रहे हैं, टीएमसी के लोग जो हैं वो स्ट्रीट पर आने शुरू हो चुके हैं। जो जी, फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले चुनाव पूर्व हिंसा तो कम से कम नहीं जी। ही हुई थी। हुँ, हुँ, सेकंड हुँ। फेज से पहले चुनाव पूर्व हिंसा हो रही है। एक बिल्कुल। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। ये कितनी हुँ, बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए कि इसको नियंत्रित करे और नियंत्रित हुँ। करने के साथ-साथ ठीक तरीके से चुनाव ऑर्गेनाइज करा पाए। सर देखिए, चुनावी हिंसा, जिस हिंसा की आप बात कर रहे हैं, ये सर एक्चुअली अ, बंगाल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको हम लोग हिंसा मानते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पत्रकार ही 10 जगह पे बम गिरवा देता था, खबर करवाने के चक्कर में। तो पत्रकार तो छोड़ दीजिए, इस बार नेता भी बम गिरा नहीं पाए। और चुनाव से पहले 10 से 20 हत्याएँ हो जाती थी, पॉलिटिकल मर्डर्स, इस बार एक भी नहीं हुआ है। और हाँ, झड़प में 3 लोगों की मौत हुई है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हुई है, एक उसमें सीपीएम के सपोर्टर हैं, और एक दांतन इलाके में आपका वो पश्चिम मेदिनीपुर इलाका कहलाता है। दांतन में वहाँ के जो प्रत्याशी थे, मतलब हैं अभी भी, प्रत्याशी के मतलब रैली पे एक हमला हुआ था, और वो नेशनल मीडिया पे भी न्यूज़ हुआ था। तो वहाँ पे एक एक म मतलब जो मतलब लड़के को चोट लगी थी, वो मारा गया है। टोटल 3 हुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बिग इश्यू फॉर अस, क्योंकि बंगाल में ये कुछ है ही नहीं, चुनाव के पहले का मामला बोले या बाद का मामला। लेकिन अपैरेंटली चुनाव के दिन आप देखेंगे कि ज़्यादा उतना कुछ हुआ नहीं, सिर्फ करीमगंज में एक वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी पे हमला हुआ था, और 2-3 छुटपुट-छुटपुट ऐसी घटनाएँ घटी है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण इलेक्शन ही हुआ है। हाँ, ये बात है कि सेकंड फेज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब डायमंड हार्बर का इलाका है, जहाँ से 7 लाख से जीतने वाले सांसद हैं हमारे अभिषेक बनर्जी, जहाँ से हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पे एक्चुअली आईएसएफ के साथ झड़प होता है टीएमसी का। मुसलमान के ही 2 गुट में उन लोगों का अपना-अपना झगड़ा बंद होता है यहाँ पे। तो ये तो है कि इस बार लग रहा है कि सेकंड फेज़ में कहीं न कहीं इश्यू होगा सिक्योरिटी पर्पज़ से। लेकिन सीआरपीएफ के डीजी ने भी तो
अपनी 100 गाड़ियों का कारवां दिखा के कहा है कि हम लोग तैयार हैं ठोकने के लिए, बड़ी अच्छी तरीके से धुलाई होगी। और पुलिस का भी सर जो है एटीट्यूड चेंज हो गया है इस बार। आपने भी 2-4 वीडियो ऐसे देखे होंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता को ही पीट रहे हैं। जो पुलिस इतने दिन टीएमसी की सेवा करती थी, अब उनकी डंडे से सेवा कर रही है। तो ये काफ़ी घरों बड़ा से बदलाव है। घरों से खींच-खींच करके इस हाँ, बार हाँ। सुताई की गई। बिल्कुल। एकदम सुताई बड़ी बड़ी बढ़िया तरीके से सुताई हो रही। तो हाँ, मैंने अपने 20 साल के पत्रकारिता के करियर में तो कभी ये नहीं देखा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनकी इस तरीके से डंडा सेवा हो रहा है। तो कुछ अलग हो रहा है इस बार के इलेक्शन में। तो फिर भी मुझे लगता है कि पुलिस मैनेज कर लेगी, क्योंकि बम बरामद हो रहे, बंदूक बरामद हो रहे, जो लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं इलाके के टीएमसी के नेता, उनको नजरबंद किया जा रहा है चुनाव के दिन। अ, बीरभूम में भी हुआ है। डायमंड आपका वो नंदीग्राम में फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि वहाँ के एक मुस्लिम लीडर थे वहाँ के, तो शुभेंदु अधिकारी के कंप्लेन के बाद तो वो तो घर छोड़ के भाग गए। उनकी बीवी बोल रही कि 2 दिन से मेरा पति घर नहीं आया है। तो हम ही लोग सिर्फ औरत लोग हैं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। बेचारे विनती कर रहे थे किसी तरीके से। तो इस बार माहौल कुछ अलग है। जो डराना चाह रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। रात के अंधेरे में बाइक में निकल रहे हैं, लेकिन बाइक में भी अपना मुंह बांध के वो निकल रहे हैं। तो लग रहा है कि जो डराना चाहते हैं वो भी डरे हुए हैं। पंकज जी, जी। भवानीपुर में नंदीग्राम तो रिपीट नहीं होने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ओह! शुभेंदु अधिकारी चुनावी राजनीति के माहिर आदमी हैं। और ममता बनर्जी उन पे कुछ जब वो टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के सबसे भरोसे के आदमी थे। जहाँ पे मालदा मुर्शिदाबाद में सीपीएम कांग्रेस को नहीं तोड़ पाई थी, वहां शुभेंदु अधिकारी ने मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को बर्बाद करके रखा था। आज कांग्रेस की जो बर्बादी हालत है, कांग्रेस जो आज साइन बोर्ड बन चुका है वेस्ट बंगाल में, उसके बड़े खिलाड़ी हैं शुभेंदु अधिकारी। तो उनको पता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, चुनाव कैसे करवाया जाता है, चुनावी जो खेल होता है उसमें ये शुभेंदु अधिकारी बड़े माहिर आदमी हैं। ममता बनर्जी वहां से जो जीतती हैं वो 2 वार्ड है, मुस्लिम बहुल वार्ड से वो जीतती हैं। तो वहाँ बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, जो सब कुछ कैमरा में नहीं बता सकते हैं। ममता बनर्जी को भी पता है, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी नहीं जानती है, लेकिन इस बार उनके पाले में सिक्के बहुत कम हैं। ममता जी वो बोलती थी ना कि खेला होबे, तो खेला तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ देख रही है, मूक दर्शक बनी हुई है। क्योंकि उनके हाथ से पुलिस जा चुका है। आईपैक जो खेला करता था, आईपैक खेला करने लायक नहीं इस बार रहा है। पुलिस का पावर जा चुका है उनके हाथ से। तो जो मेन पावर था उनका, आईपैक एंड पुलिस, तो दोनों लंगड़ा के चल रहे हैं अभी। ममता ने गलती तो नहीं कर दी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने की? मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने 1 साल पहले से बोल रहे थे कि मैं भवानीपुर में लड़ूंगा, लेकिन ममता बनर्जी तो कहीं आश्वासन कहीं नहीं दिए थे वो। तो मुझे लगता है कि उनको भवानीपुर से नहीं लड़ना चाहिए, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। उनको मेटिया बुरुज या कोलकाता पोर्ट, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुझे लगता है कि वहां से लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो 100% सेफ सीट होता। दोनों कोलकाता में ये दोनों सीट है, आपका कोलकाता पोर्ट एंड मेटिया बुरुज, ये दोनों सीट बीजेपी को कभी नहीं मिलेगा, इस बार भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वहां से लड़ना चाहिए था, या किसी भी मुस्लिम बहुल सीट से लड़ सकते, जैसे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से लड़ते हैं, एकदम सेफ सीट है। तो साउथ 24 परगना में सैकड़ों मतलब बहुत सारे सेफ सीट है ऐसा, जहां से वहां से लड़ सकती थी वो। मुझे तो लगता है भवानीपुर से वो जो लड़ रही है, वो उनका एरोगेंस है वो, और वो पॉलिटिकल एरोगेंस का उनको खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का जो रोड शो रहा है कोलकाता का, वो ठीक-ठीक था जबरदस्त, या जबरदस्त था, उसका ठीक नहीं, जबरदस्त उसका था। एक इम्पैक्ट? जी, जी। देखिए, एक ही दिन में प्रधानमंत्री जी कोलकाता की बड़ी सड़कों से रैली किए, और वहां पे मतलब भीड़ उमड़ा, एकदम भीड़ उमड़ पड़ा था वहां पे। और हजारों की संख्या में लोग थे, हजार नहीं, कम से कम तो लाखों की संख्या में लोग होंगे, अगर पूरा टॉप टू बॉटम अगर गिना जाए तो। और वही ममता बनर्जी कल रैली कर रही थी, गलियों से रैली कर रही थी, उनके साथ सिर्फ पुलिस थी, जनता भी नहीं थी, और पार्टी के कैडर्स नहीं थे। 3-4 दिन पहले भवानीपुर में उन्होंने एक सभा किया था, वहां पे सभा में पूरा मंच खाली था। हालत ऐसा था कि ममता बनर्जी को सभा छोड़ के बीच से ही चले जाना पड़ा। और वो उन्होंने बहाना बनाया कि वहां पे माइक लगा हुआ था, वहां से बीजेपी का स्लोगन वगैरह चल रहा था, इससे उनको कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने मंच छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि
मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ूंगी, मैं उतर जाऊं। तो हम लोग जिस ममता बनर्जी को जानते हैं वो तो फाइटर ममता बनर्जी है, वो लड़ने वाली ममता बनर्जी है। और अब दिख रहा है कि वो मैदान छोड़ने की कोशिश कर रही है किसी तरीके से, कोई नखरा करने की कोशिश कर रही है, चोटिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो चोटिल होने का नाटक भी नहीं कर पा रही इस बार, क्योंकि वो इस बार नहीं चलेगा। वो एक बार जो हो गया 2021 में पाँव टूटने वाला, इस बार वो बोल रही थी कि हेलीकॉप्टर पे ड्रोन से हमला हुआ है। पता नहीं कितना शक्तिशाली वो ड्रोन था। वो DJI का वो जो टॉय ड्रोन होता है फोटो खींचने वाला, वो कितना शक्तिशाली होता है कि एक खड़े हेलीकॉप्टर को चोट पहुंचा सके, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 बंदे गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इस बार कुछ चल नहीं रहा है खास उनका। और अगर चुनाव हारती है और बीजेपी की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में रहेंगी, या जो पूर्ववर्ती करते रहे हैं उन्हीं की तरह चुप करके बैठ जाएंगे? सर ये बताना तो इट्स वेरी अर्ली टू से दिस, बट पश्चिम बंगाल में हमने सिद्धार्थ शंकर राय को भी देखा है कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद बाहर नहीं आए। बुद्धदेव भट्टाचार्य इज लेटेस्ट एग्जांपल, वो चुनाव हारने के बाद ज्यादा बाहर नहीं आए, सिर्फ एक बार एक ब्रिगेड रैली में आए थे CPI को। उसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो उसके बाद राजनीति में रहे नहीं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी को आगे कर दे, और राजनीति से हो सकता है कि वो संन्यास ले ले। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, पत्रकार के तौर पे अगर ममता बनर्जी नहीं रहे तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। इज अ वेरी मतलब हमारे लिए वो लक्ष्मी समान है, क्योंकि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल की मीम इंडस्ट्री बेकार हो जाएगी। उनके वजह से इतना मीम्स बनता है, उनके वजह से इतना खबर होता है, तो वो नहीं रहेगी तो खबर का नुकसान होगा। आज पूरा भारत बंगाल के लिए बात कर रहे हैं, इसके पीछे तो ममता बनर्जी ही। नहीं तो बंगाल को चुनाव के समय कौन पूछता था? बंगाल में तो सैकड़ों चुनाव इस तरीके से निकल गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ममता बनर्जी वो लीडर है जिन्होंने बंगाल को नेशनल पॉलिटिक्स में फोकस में लाया है। सही है। तो उनका चला जाना ये बंगाल की राजनीति के लिए और पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आम आदमी के लिए नहीं कह सकते, आम आदमी का तो लगता है भला ही होगा, लेकिन हमारा नुकसान होगा। और एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी, जो आपने जी। कहा है कि अभिषेक बनर्जी को आगे कर सकती हैं, तो अभिषेक बनर्जी तो बीजेपी के लिए फेवरेबल रहेंगे? सर ये एक्चुअली ये मुझे लगता है कि एक एक नैरेटिव है, क्योंकि TMC का जो पॉलिटिक्स है, TMC हर इलाके में 2 आदमी को नेता बना के रखता है, ताकि एक से अगर काम ना हो तो दूसरे से काम निकल जाए। ये उनका नैरेटिव है, ये उनका पॉलिटिक्स है, जो यहाँ बोलते हैं अभिषेक लॉबी, ममता बनर्जी लॉबी। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में मुझे कभी लॉबी नहीं दिखता है। लोग बोलते हैं कि इस बार अभिषेक बनर्जी के बहुत सारे लोगों का पत्ता काट दिया ममता बनर्जी में, बट मुझे लगता है कि ये उनका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है। एक्चुअली इससे मतलब इसमें सच्चाई बहुत कम है। और अभिषेक बनर्जी ने खुद भी बहुत बहुत बार कहा है कि मैं तो सामने आना चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन ममता बनर्जी चाहेंगे उसी दिन होगा। लेकिन राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। आपको तो पता ही है अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को किस तरीके से बाहर किया है पॉलिटिक्स से। वही। या तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर ममता बनर्जी हार गई एज ए मतलब CM भी हार गई, एज ए कैंडिडेट भी हार गई, और TMC अगर हार गई तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो मतलब उनके क्रेडिबिलिटी पे तो प्रश्न तो उठेगा ही। तो बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद अभिषेक बनर्जी लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर बाई इलेक्शन में सामने आए, या TMC के नेता के तौर पे वो उभर सकते हैं आफ्टर इलेक्शन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनके लिए काफी फेवरेट होगा, क्योंकि वो काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। और आपको पता ही होगा कि डायमंड हार्बर में जीतने के बाद उन्होंने कैसे 2024 में भी तांडव मचाया है। तो बीजेपी के लिए वो फेवरेट है, ये कह नहीं सकते। कम से कम वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए तो वो फेवरेट नहीं है। अब देखा जाए सही है। आगे सर क्या होता है। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। कल का दिन बीच में है। 29 तारीख को अंतिम चरण का मतदान है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के थैंक लिए, यू सर, इतना समय बहुत निकालने के लिए, धन्यवाद। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।